चलो इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यार सेक्शन सी में टोटल 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और जो केस स्टडी 1 है उसमें क्वेश्चन 1 से 41 से 45 तक है, और जो केस स्टडी 2 है उसमें 46 से लेके 50 तक, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं दोनों में मिला के, ठीक है। तो हमें टोटल 10 में से 8 करना है। तो ऐसा नहीं कि इसमें से 4 और उसमें से 4 करना, नहीं। तुमने पहले में से 5 कर लिया, दूसरे में से 3 कर लो, पहले में से 3 कर लिया, दूसरे में से 5 कर लो, ठीक है। जैसे तुम्हें करना है कर सकते हो, टोटल 8 से मतलब है, ठीक है। देखो, और ये क्वेश्चन यार केस स्टडी 1 ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो केस स्टडी 2 है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन को समझो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करने से पहले क्या करते हैं ना, जनरली हम लोग का तरीका क्या होता है कि हो सकता है हमें इतना रीड करना ही ना पड़े। एक बार तुम मोटा मोटी देख लो क्वेश्चन, क्या बिना इसको रीड किए समझ में आ रहा है क्या। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के का वैल्यू अभी नहीं समझ में आया, क्वेश्चन रीड करके यानी इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, तो सिर्फ इस क्वेश्चन को और इसको देख के नहीं समझ में आया, इसका मतलब हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो द क्या फिगर समझो इसको, द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड shows the path of the diver when she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola, ठीक है भाई। जैसा तो इसने अगर ये हमें नहीं बताता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये पैराबोला है, मतलब बता रखा है भाई यहाँ पे पैराबोला है, ठीक है। मतलब समझो यार, ये वाटर है और मतलब स्विमिंग पूल है भाई, ठीक है। ऊपर ये डाइविंग बोर्ड है, यहाँ से जो भी पर्सन है ये इस पर जंप कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है, एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड, ये हो गया डाइविंग बोर्ड, मतलब जहां से हम छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल में, ठीक है। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव वाटर लेवल। कितना होता है 48 फीट यार, मतलब 3 से डिवाइड कर दे, लगभग 16-15 मीटर के आसपास है, मतलब 15 मीटर ऊंचाई से, मतलब जो ये वाटर लेवल स्विमिंग पूल का जो वाटर लेवल हो गया और ऊपर जहां से वो छलांग लगी, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 15 मीटर का। तुम इसको ऐसे दिमाग में फिगर को बैठा लो, ये हो गया यार हमारा स्विमिंग पूल, ठीक है। और जो जंप करने का जो ये है डाइविंग पैड है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे जंप होने वाला है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 48, क्या था 48, सॉरी मीटर लिखने का 48 फीट, ठीक है। ये डिस्टेंस है स्विमिंग पूल का जो वाटर लेवल है और जो डाइविंग बोर्ड है, इन दोनों के बीच का जो गैप दिया हुआ है ये 48 फीट का दिया हुआ है, इसको दिमाग में रखो, ठीक है। शी टूक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट, ठीक है, यहां से तो ये इस तरीके से पहले ऊपर जा रही है फिर यहाँ नीचे आ रही है। हर हाइट अबव द वाटर लेवल, हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम इन टी सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है यार, ये पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है टी के टर्म्स में, जनरली हम लोग एक्स के टर्म्स में लिखते हैं ना, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। अगर हम t के प्लेस पे यहाँ पे टाइम पुट करेंगे तो ये हमें जो वैल्यू रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, हाइट रिटर्न हो जाएगा। कि अगर जैसे t मान लो 1 सेकंड हमने पुट किया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यहाँ पे हम t की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू को पुट करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू क्या हमें बताएगी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्सन की हाइट क्या है फ्रॉम वाटर लेवल। जैसे मान लो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, जैसे उसने जंप किया, इस पर्सन ने जैसे ही जंप किया 1 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे रहेगा, 1 सेकेंड के बाद वो वाटर लेवल से, उसकी हाइट वाटर लेवल से क्या होगी, तो ये वो फंक्शन हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ पे टी की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हमें बताना है कि के की क्या वैल्यू होगी। तो के देखो यहाँ पे क्या, के क्या है, कांस्टेंट है। इस तरीके से जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें के क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट। तो हमें के का वैल्यू बताना है कि के का वैल्यू क्या आएगा। तो तुम सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, के का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो क्या पुट करें, टी तो कुछ दे नहीं रखा है कि टी पुट कर दे तो के निकल जाए। तो तुम देखो के क्या है, कांस्टेंट। तो तुम देखो, अगर हम टाइम 0 लेते हैं, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे डाइविंग बोर्ड पे है, ये हो गया इसका डाइविंग बोर्ड और यहाँ नीचे स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये जो गैप है ये है 48 फीट का, ठीक है। यहाँ से वो इस तरीके से, वो पर्सन इस तरीके से जंप कर रहा है। तो टाइम 0 देखा जाए, 0 टाइम अगर हम लेते हैं तो उस वक्त क्या है, अगर टाइम के प्लेस पे, टी के प्लेस पे हम 0 पुट कर देते हैं, एच
टी के प्लेस पे अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम 0 टाइम लेते हैं तो भी उस पर्सन की जो हाइट है वो वाटर लेवल से क्या है 48 फीट। अगर एच ऑफ 0 क्या हो जाएगा 48। कैसे आया ये हमें पता है यार, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है ना 48 कि बोर्ड, ये डाइविंग बोर्ड और वाटर लेवल के बीच में कितने का गैप है 48 फीट का गैप है। यानी जब वो टाइम 0 रहता है ना, जब टाइम 0, अभी उसने जंप करना स्टार्ट भी नहीं किया, टाइम 0 है तो भी जो हाइट है वो क्या है, हाइट क्या है एट 0 टाइम पे भी हाइट क्या है 48 है। ठीक है, टाइम 0 है, अभी 0 सेकेंड हुआ है, अभी उसने जंप भी नहीं किया और हाइट उसका वाटर लेवल से क्या है हाइट, ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट फ्रॉम वाटर लेवल। ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हाइट उसका क्या है 48, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब एच ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 आ जाएगा, तो -16 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के इज इक्वल टू 48। तो ये क्या बन जाएगा 0 + 0 + k इज इक्वल टू 48। तो k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, k का वैल्यू हो जाएगा यार 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना था तुम्हें थोड़ा सा कि k का वैल्यू पूछ रहा है, k कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे t पे हमने अपने से 0 पुट किया तो एच ऑफ 0 क्या होगा 48 होगा। ये कहाँ से आया, तो ये इन्फॉर्मेशन देखो क्वेश्चन में दे रखा है एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। वाटर लेवल से वो ऑलरेडी 48 फीट की ऊंचाई पे वो ऑलरेडी है। ठीक है, अब जैसे जैसे जब वो यहाँ से जंप करेगी तो जैसे टाइम पार होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, ठीक है, 1/4 ऑफ ए सेकेंड, 1/10 ऑफ ए सेकेंड, तो उसका जो पोजीशन है वो वाटर लेवल से चेंज हो जाएगा। अभी 0 सेकेंड है तो उसका हाइट क्या है, ये जो हाइट है ये 48 फीट का है। ठीक है, हो सकता है 0.1 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे आ गई, तो अब इसका हाइट क्या होगा 48 से बढ़ के कुछ होगा, 0.3 सेकेंड पे हो सकता है उसका हाइट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब टाइम 0 है तब क्या है, हाइट क्या है उसका 48। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। बोल रहा है कि ये पर्सन यहाँ जंप करेगी तो ये वाटर में पूल को कब टच करेगी, तो टाइम निकालना है, एट व्हाट टाइम, टाइम बताना है देखो। और इस बार हमें हाइट दे रखा है, जब वो पुल को टच कर देगी तो उसका हाइट क्या हो जाएगा 0। ये जो फंक्शन है क्या बताता है, एच टाइम में और हाइट में रिलेशन है। तो इस बार बोल रहा है हाइट 0 होना चाहिए, जब वो टच द वाटर इन द पूल होगा तो हाइट क्या हो जाएगा 0, यानी एच ऑफ टी ये पूरा क्या हो जाएगा 0। और एच ऑफ टी का फंक्शन क्या है -16 टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस के इज इक्वल टू 0। इस पूरे का वैल्यू होना चाहिए 0। जब ये पूरा हाइट 0 हो जाएगा तभी तो वो वाटर को टच करेगी ना। ठीक है, मतलब उसका हाइट अभी क्या है, स्टार्टिंग में हाइट 48 है, वो हाइट 0 हो जाना चाहिए पूरा। जब ये वाटर लेवल को आके टच कर देगी तो उसका हाइट क्या हो जाएगा वाटर लेवल से 0। तो हमने हाइट को कर दिया 0। अब इसको सॉल्व कर लो, के का वैल्यू हमें मिल चुका था 48, तो -16 टी स्क्वायर प्लस 8 क्यों लिख रहा हूँ यार, टी 8t प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जैसे सॉल्व किया जाता है सॉल्व करो इसको, तो हमें दिख रहा है कि पूरे में कुछ कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे ये 8 कॉमन आ जाएगा, तो -8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 2t स्क्वायर -8 कॉमन आ गया, तो -t बच गया यहाँ पे और -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2t स्क्वायर -t -6 इज इक्वल टू 0, तो फिर हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 2t स्क्वायर -6 2 जा 12, तो -4t प्लस 3t -6 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया t -2 और +3 कॉमन आ जाएगा, तो t -2 इज इक्वल टू 0। तो t -2 हो गया एक ब्रैकेट में और 2t + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू मिल जाएगा हमें, एक तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 और एक t का वैल्यू आ जाएगा -3/2। और जो t है वो क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। एक t का वैल्यू आया 2 और एक t का वैल्यू आ गया -3/2, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, यानी t का वैल्यू 2, मतलब 2 सेकंड के बाद जैसे वो जंप करेगी ना वहां से, यहां से ये जैसे जंप करेगी तो 2 सेकंड के बाद वो आके वाटर में चले जाएगी अंदर। ठीक है, तो यानी 2 सेकंड के बाद उसका क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा 0। तो यही बताना था हमें, एट व्हाट टाइम विल सी टच द पूल, तो भाई 2 सेकंड, तो ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट
रीताज हाइट, देखो बाकी ये तीनों क्वेश्चन सिंपल है यार, जो दो था मेन स्टार्टिंग का वो दोनों ज्यादा था, ये तीनों सिंपल है। रीताज हाइट इन फीट अबव द, कोई अनदर पर्सन है रीताज, ठीक है। रीताज हाइट वो दे रखा था यार एनी, ठीक है, एनी, ठीक है यार, नाम कुछ भी यार, नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रीताज हाइट इन फीट अबव वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक दूसरी पर्सन है यार, अब देखो सबका जंप करने का तरीका अलग है, कोई जंप किया वो ऐसे गिर जाएगा, कोई एकदम ऐसे उड़ के एकदम पूरा जंप करेगा, कोई एकदम शक्तिमान बन जाएगा ऐसे जंप करेगा, ठीक है। तो सबका यार जो जंप करने का जो फंक्शन बनेगा ना पॉलिनोमियल, जैसे ये तो जो दे रखा था, ये किसका दे रखा था, एनी का दे रखा था, ठीक है। तो सबका अलग अलग हो सकता है, सबका जंप करने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, जो पैराबोला बनेगा वो हर एक के केस में अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो रीताज हाइट, ठीक है, तो रीताज हाइट इन फीट अबव वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये दे रखा है विथ जीरोज -1 and 2 देन द पीटी इज गिवन। भाई तो सीधा सीधा क्वेश्चन यार, दो जीरोज दे रखा है उससे पॉलिनोमियल बना देना है। तो जीरोज दे रखा है -1 और 2, तो पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ पे टी के टर्म्स में है, तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, दो जीरो दे रखा -1, तो -1 + 2 इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 इंटू 2, ठीक है। तो टी स्क्वायर 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस टी और 2 इंटू -1 ये हो गया -2। भाई करेक्ट आंसर ये रहा, टी स्क्वायर प्लस टी -2। इतना आंख बंद करके टिक मत मारना ऑप्शन में, देखो टी स्क्वायर माइनस टी -2 है और यहाँ टी स्क्वायर प्लस टी -2 है, ठीक है, थोड़ा आराम आराम से। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है टी स्क्वायर माइनस टी -2, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑप्शन टी स्क्वायर प्लस 2t -1, तो ये भी क्लियर है भाई, ये भी नहीं होगा, काट दो इसको लो। अब देखो 24 टी स्क्वायर, तो ऑप्शन तो यार 24 तो हमारा आ ही नहीं रहा है, तो देखो अब क्या किया, जबरदस्ती जो आंसर आ रहा है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 99 से भी कर सकते थे यार, 24 से क्यों किया, चलो 24 से हम भी कर देते हैं। तो अगर हम भी इसको 24 से कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने इसको मैच करवाने के लिए, देखो ये बात मैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात को मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव रहता तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करके छोड़ देते, लेकिन एमसीक्यू में जो हमारा आंसर आया है हमें अपने आंसर को एमसीक्यू से फिट करवाना होगा, मैच करवाना होगा। तो भाई उसके लिए 24 से मल्टीप्लाई करो, तो बन जाएगा 24t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 48। अब देखो 24t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 48 और हमारा ये है 24t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 48, तो ऑप्शन सी भी मैच नहीं किया। अब देखो ऑप्शन डी, इसमें -24t स्क्वायर प्लस 24 प्लस 48 है, तो हमारा ये भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, तो भाई यही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, देखो क्योंकि जो पैराबोला बन रहा है भाई, इसका ग्राफ हमने जो पढ़ा था, पैराबोला का जब शेप ऊपर होता है तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। और जब पैराबोला इस शेप में बनता है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो पॉलिनोमियल है, तो हम लोग इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -24t स्क्वायर प्लस 24t और प्लस 48, ठीक है। तो तुम बोलोगे यार अपनी मर्जी से माइनस से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई पॉलिनोमियल को माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पॉलिनोमियल को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल तो चेंज हो गया, लेकिन उसके जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो जीरोज, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है और इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो दोनों सेम रहेगा। पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से पॉलिनोमियल चेंज हो जाता है, लेकिन उसके जीरोज पे फर्क नहीं पड़ता है। तो -1 और 2 इन दोनों जीरोज की हेल्प से बना हुआ पॉलिनोमियल ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया और ये यहाँ पे मैच कर गया। तो ये यार सीबीएसई ने काफ़ी अच्छा काम किया है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया। तो ये एक अच्छा काम है भाई, इस एक्चुअल में होना यही चाहिए। लेकिन अभी तक यार आज तक के जो पास्ट के पेपर है इतना ट्विस्टेड कभी नहीं होता था। इस बार का जो क्वेश्चन है, अभी तक हम क्वेश्चन 43 में पहुंच गए। अभी तक जो हमने पहले सीरियल नंबर में जो पढ़ा उसमें भी यार कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दे रखे हैं और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो यहाँ पे दिमाग तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो आंसर आया उसको तुम्हें ऑब्जेक्टिव से मैच करवाना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 44, अ पॉलिनोमियल क्यूटी विथ सम ऑफ जीरोस, देखो अ पॉलिनोमियल क्यूटी विथ सम ऑफ जीरोस एज वन एंड प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, ठीक है। इज मॉडलिंग अनुज हाइट, ठीक है, और अदर पर्सन है अनु, उसका जो जंप करने का जो पैटर्न बनेगा उसका ये दे रखा है, हाइट अबव द वाटर लेवल। यहाँ पे क्यूटी हमें बताना है तो यहाँ पे देखो हो जाएगा, डायरेक्ट दे रखा है सम ऑफ जीरो, तो पॉलिनोमियल जो बनाते हैं टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे आ जाएगा -6, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी -6। अब तुम देख लो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6, तो ये रिजेक्ट हो गया, कट गया। फिर टी स्क्वायर माइनस टी, हमारा आंसर आया है टी स्क्वायर माइनस टी -6, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी -6, ये भी रिजेक्ट। फिर देखो वही काम किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48, तो यहाँ पे 8t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 48 है और हमारा 8t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 48 है, तो ऑप्शन सी डी भी रिजेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे -8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48 है, तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो -8t स्क्वायर माइनस 8t था, ये बन गया प्लस 8t, और माइनस 48 था, ये बन गया प्लस 48, और ये ऑप्शन इससे मैच कर गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है आर ऑफ टी, ठीक है, -12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3t प्लस 48, ठीक है। इसमें दिया हुआ है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ओरली सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर जब भी जीरोस नेगेटिव होता है तो एक सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस 5, दूसरा -5, एक 10 तो दूसरा -10, यही मतलब हुआ इसका नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो जब भी ऐसा होगा कि एक जीरोस दूसरे का नेगेटिव होगा तो उस केस में सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अगर हम सम ऑफ जीरो करें तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। और सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि एक जीरो को हमने बोला अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों जीरोज एक दूसरे के नेगेटिव है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या हो गया, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओरली समझ में आ रहा है। जब भी ऐसा होता है, जब एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो या कोएफिशिएंट ऑफ टी जीरो हो जाता है, और ये पार्ट जीरो कब होगा, जब के का वैल्यू 3 होगा, 3 - 3 0, तो के का वैल्यू आंसर 3 होगा। तो अगर जिसको डेप्थ इन डेप्थ जिसने अच्छे से क्लियर कर रखा वो ओरली टिक मार देगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो इस प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या हो गया, -k-3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हो गया -12, ये माइनस माइनस कट गया, ये अल्फा माइनस ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू k-3 बाई 12, ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 0 इज इक्वल टू k-3 और k इज इक्वल टू 3, k का वैल्यू 3, हमने तो यार पहले ही बोल दिया था k का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू कहाँ गया भाई, k का वैल्यू 3 3 3 3 3 3 ये रहा, ठीक है। दिमाग में एक बात बैठा लो, जब भी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होगा, व्हेन वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर देन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, मतलब जैसे मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो है -10 और दूसरा है 10, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, तो जो भी पॉलिनोमियल बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा ही नहीं, x वाला पार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तुम ऐसे दिमाग में और बैठाओ, चलो एक्स स्क्वायर -9 रहता था, इसको हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या आता था, x - 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 3 और दूसरा आ जाता था -3। देखो दोनों जीरो एक दूसरे का नेगेटिव है, यानी इसमें x वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक। तो इस तरीके से यार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो और एक बात तुम लोग यार और बताना ईमानदारी से, जिस भी बच्चे ने यार इस वाले सैंपल पेपर को अपने से सॉल्व किया है उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो तुम्हें कितना टाइम लगा, क्या तुमने इसको जो प्री डिफाइंड टाइम है, क्या तुम इसको उतने टाइम में कर पा रहे हो कि तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, क्या तुम्हारा फीडबैक क्या है कि जो केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी लेंदी है, कि ये जो कंसेप्ट यूज़ हुआ ये तो हमने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है, जो भी यार तुम्हारा फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ऑलरेडी 19 मिनट हो चुका है, तो केस स्टडी 2 जो है हमारा उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।